गुड इवनिंग एवरीवन। निवेश के गुरुकुल सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरुचि है और मैं आज के इवेंट की होस्ट हूँ। इवेंट पर जुड़े सभी पार्टिसिपेंट्स अभी इस सेशन को सुन सकते हैं और सेशन के बाद क्वेश्चन आंसर राउंड में आप चैट के माध्यम से अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, जिन्हें हम सेशन के अंत में एक एक करके आंसर करेंगे। ये इवेंट रिकॉर्डेड है और इस इवेंट की रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्द ही शेयर की जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में, बिकॉज एज वी ऑल नो फाइनेंशियल ईयर इज कमिंग टू एन एंड और इस समय में हमारे सभी क्लाइंट्स टैक्स सेविंग विकल्पों के बारे में देखते हैं, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस प्लान करते हैं और ऐसे समय में एज अ डिस्ट्रीब्यूटर अगर हम उन्हीं को ये सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस डिटेल में बता पाए और उनका इन्वेस्टमेंट करवा पाए तो दिस इज द बेस्ट थिंग। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी से हेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड स्ट्रैटेजी मिस्टर चिंतन हरिया जी हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हुए हैं और मैं चिंतन जी से अनुरोध करूंगी कि आप इस सेशन को अब आगे लेके जाएं। ओवर टू यू चिंतन जी। शुक्रिया। जरूर हम टैक्स प्लानिंग की बात करते हैं और अनफॉर्चुनेटली ये चीज अप्रैल से लेके मार्च तक होनी चाहिए, पर हम फरवरी मार्च में ज्यादा करते हैं। तो हम पहली बात तो ये कि जो भी इन्वेस्टर्स है, निवेशक है और आपके माध्यम से जो भी निवेश करते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टैक्स प्लानिंग या टैक्स इन्वेस्टमेंट्स फरवरी के महीने में ना करें। आमतौर पर हम देखते हैं कि जैसे कि पीपीएफ है, एक बहुत ही सालों से लोगों का रुझान पीपीएफ की तरफ रहा है। तो अगर आप अप्रैल के महीने में ही पीपीएफ में निवेश कर देते हो तो आपको उसका पूरा बेनिफिट मिल जाता है। तो आज हम ज्यादातर बात ऑफकोर्स ईएलएसएस पे करेंगे, पर जो ट्रेडिशनल सेक्शन 80C में जो कवर होते हैं, अगर हम प्रोडक्ट्स देखें तो इंश्योरेंस में तो लोग का रुझान पहले से ही रहा है। बैंक की एफडीज भी रहती है जो 5 साल से ज्यादा की शायद रहती है, उनमें भी टैक्स सेविंग बेनिफिट मिलते हैं। तो आज अगर हम देखें तो जो सेक्शन 80C का बेनिफिट है वो 1.5 लाख के करीब है, और वो 1.5 लाख अगर आपको बेनिफिट चाहिए तो आप या तो इंश्योरेंस या तो बैंक एफडी और पीपीएफ, ये सब ट्रेडिशनल मैकेनिज्म है। एनपीएस में भी एक डिडक्शन मिलता है। आई थिंक जो मेन फोकस एरिया होना चाहिए कि भारत में अगर हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आमतौर पर नहीं उतने स्ट्रॉन्ग थे, पर पिछले 2-3 सालों से पेंडेमिक के बाद अगर हम जो डीमैट अकाउंट की वृद्धि देखें तो वो 3 करोड़ से 8 करोड़ के आसपास हो चुकी है। तो बहुत सारे लोगों का रुझान इक्विटी की तरफ बढ़ रहा है, पर वो इक्विटी की तरफ शायद डायरेक्ट इन्वेस्टिंग की तरफ बढ़ रहा है। और हमारा ऐसा मानना है कि जो इक्विटी इन्वेस्टिंग होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसमें बहुत ही प्रयास लगते हैं, बहुत ही प्रयत्न करने पड़ते हैं वो चीज समझने के लिए, और वो समझने के बाद आप इक्विटी में निवेश करें तो आपको लंबी अवधि में फायदा होता है। इसीलिए हम कहते हैं जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो इक्विटी में निवेश करते हैं वो आपके लिए ज्यादा अच्छे माध्यम है, क्योंकि वहां पे जो फंड मैनेजमेंट टीम होती है, जो एनालिस्ट टीम होती है, वो कंपनियों को मिलके कंपनियों की जो बैलेंस शीट है उनको समझ के और जो पोर्टफोलियो है उसको एक डाइवर्सिफाइड रूप भी दे देते हैं, और रिस्क और रिवॉर्ड को दोनों को मद्देनजर रखते हुए एक पोर्टफोलियो जो बनता है उसके माध्यम से जो भारत के विकास में आपकी जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ जाती है इक्विटी म्यूचुअल फंड के द्वारा। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में एक कैटेगरी है जिसे हम ईएलएसएस कहते हैं, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, आमतौर पर जिसे टैक्स सेवर्स कहा जाता है। ये जो कैटेगरी है वो पिछले 5 से 8 सालों में काफी पॉपुलर है और काफी उसमें ग्रोथ भी देखा गया है। मेरे हिसाब से मोर देन 1 लाख करोड़ का एयूएम है उसमें। और अगर हम देखें तो निवेशकों का रुझान उसके तरफ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आसानी से आप हर महीने एसआईपी भी कर सकते हो। हर महीने आप उसमें पैसा अप्रैल से लेके मार्च तक आपने अगर निर्धारित कर लिया मुझे 1.5 लाख रुपए लगाना है तो हर महीने आप 15,000 रुपए लगाइए। बाय द एंड ऑफ मार्च आपके 1,80,000 रुपए लग जाएंगे। आप 12,000 रुपए या 12,500 रुपए लगाइए तो आपके जो 1.5 लाख का है उसको डिवाइड बाय कर दीजिए 12 से। तो हमारा ऐसा मानना है कि अगर आपको इक्विटी की तरफ जो प्रवेश करना है तो ईएलएसएस एक बहुत ही अच्छा जरिया है। जो ईएलएसएस स्कीम्स होती है वो बिल्कुल इक्विटी मार्केट्स में ही निवेश करती है और अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता। तो फंड मैनेजर के पास पूरा जो भारत में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सेक्टर्स जितने भी है
उनमें से फंड मैनेजर चूज करके जो 30 से 40 स्टॉक या 50 स्टॉक का जो पोर्टफोलियो बनाते हैं, वो आपके पोर्टफोलियो के लिए या आपके निवेश के लिए बहुत ही सही रहता है और आपको फरवरी तक रुकने की जरूरत नहीं है। आप एसआईपी के द्वारा आपने एक बार इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया तो हर महीने वो इन्वेस्टमेंट होते रहेगा और फिर फरवरी के महीने में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि मेरा टैक्स प्लानिंग या टैक्स सेविंग हुआ नहीं है और मुझे आज इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ज्यादातर ऐसा भी देखा गया है कि आपको फरवरी में निवेश करना है और आपके पास शायद उतनी लिक्विडिटी ना हो और आप अगर वो इन्वेस्ट ना कर सके तो आपका वो 1.5 लाख रुपीज जो एटीसी में बेनिफिट है वो आपको उसका फायदा लेने को नहीं मिलता। तो एसआईपी अगर आपकी चालू होती है तो बहुत एक डिसिप्लिन तरीके से हर महीने आप पैसा जो सेव करते हो आपका इन्वेस्ट भी हो जाता है। और अगर हम भारत में देखें तो लंबी अवधि में इक्विटी मार्केट्स का रुझान पॉजिटिव रहा है। जरूर उतार चढ़ाव आते रहते हैं इक्विटी मार्केट्स में, पर जो ईएलएसएस स्कीम्स है वहां पे अगर हम देखें नॉर्मली एक पोर्टफोलियो बहुत ही डाइवर्सिफाइड होता है और वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लार्ज कैप की तरफ रुझान भी रहता है। तो अगर आप स्टेबिलिटी ऑफ द पोर्टफोलियो की बात करें तो ईएलएसएस पोर्टफोलियो आमतौर पर स्टेबल भी रहते हैं। तो निवेश के लिए हमारा ऐसा मानना है कि अगर आप पूरा पैसा शायद पीपीएफ में या बैंक एफडी में या इंश्योरेंस में ना लगाना चाहे जो 1.5 लाख रुपए है, तो आप 50% जो डेट पोर्शन है यानी कि पीपीएफ इंश्योरेंस उसमें लगा सकते हैं और 50% यानी कि 75,000 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं आपकी इक्विटी जर्नी, आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप पिछले 10 साल 15 साल 20 साल के एक्सपीरियंस देखें तो भारत में उतार चढ़ाव रहा है और मैं इक्विटी मार्केट्स के लिए इसलिए बात करूंगा क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो काफी सरल है। इक्विटी का एक ही ऑप्शन है और एनपीएस है, पर जो डेट में है वो बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास और उसमें जो ब्याज दरें हैं वो आज काफी घट चुकी है। पहले एक जमाना हुआ करता था जो ब्याज दरें जो आप डेट इन्वेस्टमेंट्स करते थे पीपीएफ में वगैरह वो शायद डबल डिजिट्स में हुआ करती थी, आज वो घटकर 7 साढ़े 7 के आसपास आ चुकी है और अगर ब्याज दरें ऐसी रही तो शायद वो कम भी हो सकती है। अगर हम वैसे भी देखें कि 6-7% अगर आपको मिलता है तो जो मुद्रास्फीति की दर है इन्फ्लेशन है वो भी आज 6-7% के आसपास चल रहा है। तो आपका पैसा जो ग्रोथ होता है वो ग्रोथ सिर्फ डेट में निवेश करने से नहीं होगा। सिर्फ पीपीएफ बैंक एफडी में अगर आप पैसा रोकते हो तो लंबी अवधि में आपको जरूर आपका पैसा बढ़ेगा, पर वो मुद्रास्फीति की दर को बीट कर पाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। और हमने देखा है पिछले 15 20 30 सालों में कि जो चीज मुद्रास्फीति की दर को बीट कर पाती है डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट के साथ और पेशेंस के साथ, तो वो है इक्विटी मार्केट्स। इसीलिए जो ईएलएसएस यानी कि सेक्शन 80C का बेनिफिट दिया गया है सरकार के द्वारा राज्य, तो वो आप उसका पूरा फायदा उठाएं और ईएलएसएस स्कीम्स में एसआईपी करिए। लमसम इन्वेस्टमेंट करने के बजाय फरवरी में लमसम इन्वेस्टमेंट करने के बजाय आप अगर एसआईपी करते हो तो आपको लंबी अवधि में उसका फायदा होता है, आपके निवेशकों को भी फायदा होता है और आपको फिर फॉलो अप करने की जरूरत नहीं है। वरना हर महीने फरवरी में आपको फॉलो अप करने का कि इन्वेस्ट करो। ये अगर आपने एसआईपी एक शुरू कर दी 10 से 12 हजार रुपए की तो आपके जो निवेशकों को 1.5 लाख रुपए पहुंचाने हैं वो पहुंचा पाएंगे आप सेक्शन 80C के बेनिफिट पे। और बहुत ही आसान तरीके से आपको अकाउंट स्टेटमेंट्स वगैरह भी मिल जाते हैं। जो म्यूचुअल फंड की बैक एंड सिस्टम्स है कैपिटल गेन्स टैक्स से लेके टैक्सेशन टैक्स स्टेटमेंट्स की वो काफी स्ट्रांग है, एट द क्लिक ऑफ द बटन ऑनलाइन मिल जाती है, तो वो कोई चिंता नहीं है। और जो ईएलएसएस स्कीम है उसमें एक चीज है कि 3 साल का लॉक इन होता है। अगर आप बैंक एफडी की बात करें तो 5 साल का मेरे ख्याल से लॉक इन होता है। आज ईएलएसएस स्कीम में 3 साल का लॉक इन है, तो 3 साल तक वो पैसा आपके निवेशक निकाल नहीं सकते, वो लॉक इन हो जाते हैं। वो एक जरूरी आप ध्यान रखिए। तो वैसे भी हम कहते हैं कि इक्विटी मार्केट्स में निवेश करना लंबी अवधि के लिए अच्छा होता है। तो अगर आप 1 साल या 2 साल के लिए इक्विटी मार्केट में निवेश कर रहे हो तो शायद आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। पर अगर हम लंबी अवधि की बात करें, नंबर्स के साथ बात करना चाहूंगा। सन 2008 में हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो 45 लाख करोड़ रुपए की थी। तो पूरे भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था 45 लाख करोड़ रुपए थी 2008 में। और जो हमारी मार्केट कैप थी, जो हमारी कंपनियां जो लिस्टेड है उनके अगर हम जो मार्केट कैप यानी कि जो मूल्य है उनको जोड़ दे तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारी जो जनवरी 2008 के पीक पे थी वो 70 लाख करोड़ के आसपास थी। और जो अक्टूबर 2008 में मंदी के बाद हम न्यूनतम स्तर पर आए
तो करीबन 20 लाख करोड़ के आसपास हमारी मार्केट कैप आ चुकी थी। तो अगर आप देखें तो जो हमारी जो घरेलू सकल उत्पाद या जो अर्थव्यवस्था है वो स्टेबल रहती है, उस पर ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होते, पर मार्केट जो है उसमें बहुत सारे आई थिंक कुछ इंटरनेट इशू हुआ है। मैं पार्टनर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सेशन में बने रहें। स्तर पर 20-25 लाख। तो अगर आप उसके बाद 2008 से लेकर 2021 की बात करें, 13 साल में भारत की अर्थव्यवस्था 45 लाख करोड़ से बढ़कर आज 250 लाख करोड़ के आसपास है, यानी कि 5 गुना हमारी अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी देखी गई है। और अगर आप ये बढ़ोतरी की बात करें, 50 लाख करोड़ करीबन 45 लाख करोड़ 2008 में, 250 लाख करोड़ 2021 पे, तो उसमें आप देखोगे कि उसमें कोई नई बात नहीं है। हमारे पास जो गाड़ियां बिकती थी, जो सीमेंट बिकता था, जो आ, हर चीज में जो डिमांड है वो बढ़ी है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी है। और ये जो अल्टीमेटली 45 लाख करोड़ से 250 लाख करोड़ जो अर्थव्यवस्था होती है, तो उससे जो हमारी लिस्टेड कंपनियां हैं उनको फायदा होता है। उनके फायदा होता है कैसे? क्योंकि उनके जो गुड्स और सर्विसेज, यानी कि वो जो सर्विसेज बेच रहे हैं या जो गुड्स बेच रहे हैं, उनकी डिमांड बढ़ती है। उनकी डिमांड बढ़ने से उनकी जो सेल्स है वो बढ़ती है, उनकी आय बढ़ती है, और आय के साथ साथ उनका जो मुनाफा है वो भी बढ़ता है। तो ये जो कोरिलेशन है घरेलू सकल उत्पाद का कंपनियों के साथ, कंपनियों के मुनाफों के साथ, और वो कंपनियों के मुनाफे के हिसाब से कंपनियों का मूल्य भी बढ़ता है। तो अगर आप देखोगे पिछले 13 सालों में बहुत सारी हमारी बैंक्स है, बहुत सारी हमारी ऑयल एंड गैस कंपनियां हैं, अगर उनके मुनाफे बढ़े हैं तो उनकी जो टॉप लाइन बढ़ी है, तो उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन में वो दिखाई देती है। तो आज अगर हम देखें तो जो 45 लाख करोड़ से 250 लाख करोड़ हमारी जो घरेलू सकल उत्पाद यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था हुई है, हमारी जो मार्केट कंपनियों का मूल्य है वो तभी का जो अक्टूबर 2008 के न्यूनतम स्तर पे 25 लाख करोड़ थी, वो बढ़कर आज 300 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। तो हाँ, जरूर हमारी मार्केट में पिछले 2 सालों में काफी तेजी देखी गई है, और इसीलिए हम कहते हैं कि मार्केट स्ट्रेट लाइन नहीं रहता। बहुत बड़ी गिरावट देखी थी 2020 में, और फिर तेजी भी देखी 2021 में और 22 में। पर निवेशकों के लिए डिसिप्लिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए अगर हम ईएलएसएस फंड्स की बात करें तो हमारी अर्थव्यवस्था आज 3 लाख करोड़ से अगले 4-5 सालों में 3 ट्रिलियन डॉलर से 5 ट्रिलियन डॉलर, 250 लाख करोड़ से करीबन 450 लाख करोड़ भी हो जाएगी अगले 5-7 सालों में। तो ये जो हम दूरी तय करेंगे 250 लाख करोड़ से 4.5 लाख, 400 से 450 लाख करोड़ की, तो उसमें हमारी जो कंपनियां हैं उनका भी मुनाफा बढ़ेगा। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखो तो भारत में आज करीबन 25 से 30 लाख गाड़ियां बिकती है प्रति वर्ष, और चाइना जिनकी पॉपुलेशन भारत के करीब है, चाइना की पॉपुलेशन 150 करोड़ है, हमारी शायद 135 करोड़। भारत में 30 लाख गाड़ियां बिकती है, चाइना में 3 करोड़ गाड़ियां बिकी 2021 में, करीबन 3 करोड़ गाड़ी। तो भारत में जो ग्रोथ है हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में, वो काफी होगा। और ये जो 250 लाख करोड़ से 450 लाख करोड़ की हम जो बात कर रहे हैं हमारी जो जीडीपी या अर्थव्यवस्था की, तो उसी के साथ साथ हमारी कंपनियां भी ग्रो होंगी। और वो कंपनियों का ग्रोथ में आपको अगर निवेश करना है तो आपको एक मौका मिल जाता है ईएलएसएस फंड्स के द्वारा। ईएलएसएस फंड यानी कि जो टैक्स सेवर है, वो इंडियन इक्विटी मार्केट्स में निवेश करते हैं। उनको और किसी मार्केट में निवेश करने का ये नहीं है परमिशन। इंडियन इक्विटी मार्केट्स में निवेश करते हैं, डेरिवेटिव्स में निवेश नहीं कर सकते। तो प्योर इंडियन इक्विटी मार्केट्स में मिनिमम 80% उसमें निवेश होता है। और एक इक्विटी फंड अगर आपके किसी भी निवेशक के पास नहीं है तो ईएलएसएस के द्वारा आप जरूर शुरुआत कर सकते हैं, जो टैक्स सेविंग फंड के द्वारा आप शुरुआत कर सकते हैं। सभी म्यूचुअल फंड के पास होता है टैक्स सेविंग फंड। आज जो रेगुलेशन है उस हिसाब से हर एक म्यूचुअल फंड के पास एक ही स्कीम रहती है जो टैक्स सेविंग के लिए निर्धारित रहती है। तो ये इम्पोर्टेंट है जानना कि कौन सी स्कीम निर्धारित है टैक्स सेविंग के लिए। वहां पे नॉर्मली लिखा जाता है ईएलएसएस स्कीम या तो टैक्स सेवर। और ये जो कैटेगरी है, हमारा ऐसा मानना है उसमें ग्रोथ जारी रहेगा। पर आप एज एन एडवाइजर
2 या 3 चीजें मैं कहना चाहूंगा। एक, इक्विटी मार्केट्स में निवेश कराने के लिए ईएलएसएस एक बहुत ही अच्छा जरिया है। जो बाकी के जरिए हैं सेक्शन 80C का बेनिफिट पाने के लिए मेरे हिसाब से सभी निवेशकों को पता होता है। आप जो 1.5 लाख करोड़ की लिमिट है वो 75,000 करोड़ डेट, 75,000 करोड़ ईएलएसएस वैसे भी डिवाइड कर सकते हैं। और एसआईपी के द्वारा अगर आप निवेश करते हो तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको फॉलो अप करने की भी जरूरत नहीं है आपके निवेशकों के साथ, और एक डिसिप्लिन मैनर से जो सेविंग होती है और उसका इन्वेस्टमेंट होता है तो लंबी अवधि में उसका फायदा होगा। एक चीज की चेतावनी देना चाहूंगा कि इक्विटी मार्केट्स स्ट्रेट लाइन नहीं रहती। आज अगर उसमें बहुत तेजी है तो शायद कुछ महीनों में वहां पे मंदी भी आ सकती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि ये तेजी मंदी होती रहती है, पर अगर आप 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक ये निवेश रखते हो तो आपको जो भारत की कंपनियों का ग्रोथ है, भारत में जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, मध्यम वर्ग कहते हैं, वो काफी बढ़ रहा है। और वो जो रुझान आपको डीमैट अकाउंट्स में दिख रहे हैं, 2 करोड़ डीमैट अकाउंट्स थे शायद 5 साल पहले, आज 8 करोड़ डीमैट अकाउंट है। शायद 5 साल पहले वो बढ़कर 5 साल बाद बढ़कर 15 करोड़ डीमैट अकाउंट में हो जाए। तो इक्विटी कल्चर भारत में आज बढ़ रहा है, और हमारा ऐसा मानना है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट और प्रोफेशनल फंड मैनेजर के अगर द्वारा अगर कोई फंड मैनेज हो रहा है यानी कि ईएलएसएस स्कीम, तो उसमें निवेश करना ज्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि जब मार्केट्स गिरेगा तो ईएलएसएस स्कीम्स नहीं गिरेंगे, पर जो उनके अंदर जो डाइवर्सिफिकेशन है, 30 से 40 स्टॉक्स नॉर्मली उसमें होते हैं, तो वो डाइवर्सिफिकेशन का फायदा आपके निवेशकों को होगा। पोर्टफोलियो लेवल पे अगर 10 साल, 15 साल, 20 साल की हम बात करें तो डेफिनेटली इन्वेस्टर को फायदा होता है। और जितना डिसिप्लिन के साथ आप एसआईपी चालू रखें उतना निवेशकों के लिए अच्छा होगा। अ, भारत में मुझे कोई ऐसी कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारे यू नो स्कोप है ग्रोथ होने के लिए। हमारी अर्थव्यवस्था शायद अगर हम पहले 5 या पहले 6 सबसे बड़े अर्थव्यवस्था या विश्व के कंट्रीज देखें तो उसमें भारत सबसे अच्छा और सबसे स्ट्रॉन्ग है, और इसीलिए इक्विटी में निवेश करना इम्पोर्टेंट है। पर उससे ज्यादा ये याद रखना इम्पोर्टेंट है कि अवधि आपकी लंबी होनी चाहिए निवेश की। सिर्फ 3 साल अगर आप रखोगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 3 साल में आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो, पर 3 साल से ज्यादा 5 साल, 10 साल अगर आप रखते हो, और उससे भी ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे मार्केट में गिरावट आती है आप एसआईपी के द्वारा और यूनिट्स आपके निवेशक को कहे कि अक्यूमुलेट करें, आपको लंबी अवधि में फायदा होंगे। ईएलएसएस स्कीम्स में डिविडेंड ऑप्शंस भी होते हैं। हम काफी सारे हमारे निवेशकों को कैश फ्लो की जरूरत होगी। कैश फ्लो यानी कि अभी उनका नाम डिविडेंड नहीं, पहले डिविडेंड ऑप्शन हुआ करता था, म्यूचुअल फंड में भी डिविडेंड ऑप्शन नहीं है, अभी उसे आईसीडब्ल्यूआर कहते हैं, यानी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। और जो यूनिट और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैश फ्लो हर महीने, तो आपके जो निवेशकों को शायद कैश फ्लो की जरूरत हो तो आप ईएलएसएस स्कीम्स के जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है कि जो वो ऑप्शन रहता है उसमें आप निवेश करा सकते हो। हर महीने, हर साल या हर क्वार्टर, डिपेंडिंग ऑन ईच म्यूचुअल फंड, हर म्यूचुअल फंड की अलग एक साइकिल रहती है, वो थोड़ा कैश फ्लो बाहर इन्वेस्टर के हाथ में देते हैं। उनके जो यूनिट्स है वो उनके हाथ में पैसा कन्वर्ट होके आ जाते हैं, और वो जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है उससे जो इन्वेस्टर है उसको कैश फ्लो की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो जाती है। तो ये एक और एक इम्पोर्टेंट सहूलियत या एडवांटेज है ईएलएसएस स्कीम्स में निवेश करने के लिए। अ, हमारा ऐसा मानना है, बहुत ही सिंपल है, सेक्शन 80C का बेनिफिट सभी को लेना चाहिए। जो लोग नए रेजिम में आ रहे हैं और कोई भी सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं उनके लिए शायद ये एप्लीकेबल ना हो, और जो लोग ओल्ड रेजिम में है इनकम टैक्स के, जहाँ पे आप सेक्शन 80C की बेनिफिट ले सकते हो, सेक्शन 80D मेडिक्लेम की बेनिफिट ले सकते हो, उसी में आपको रहना है, और ओल्ड ओल्ड रेजिम में हो जहाँ पे आप हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट का भी फायदा ले सकते हो सेक्शन 80C में। तो आपको ये सभी चीजों का बेनिफिट मिलता है। बहुत सारे और भी क्लॉजेज है मेरे ख्याल से, जैसे कि किसी चिल्ड्रन के आप अगर एजुकेशन के लिए स्कूल फीस वगैरह देते हो तो उसका भी एक डिडक्शन मिलता है सेक्शन 80C के द्वारा। तो अगर आप पूरा ये देखें सेक्शन
ईटीसी में, तो बहुत सारे ऑप्शन जरूर है आपके पास, पर इक्विटी के लिए जो अच्छा ऑप्शन है ईएलएसएस का, उसका आप जरूर ध्यान रखें। एक बहुत ही पुराना ऑप्शन है, पर पिछले 5-7 साल में ज्यादा मेरे हिसाब से मशहूर हुआ है। निवेशकों को जैसे जैसे इक्विटी मार्केट्स के बारे में ज्यादा पता चला है, उन्होंने ईएलएसएस स्कीम्स में अपना निवेश बढ़ाया है। और हम आशा करते हैं कि आप फरवरी तक ना रुके। फरवरी से, आज से आप एसआईपी शुरू कीजिए। ऑफकोर्स अगर इस साल की जरूरत है तो आप निवेश कराएं, पर आप ये चीज का ध्यान रखें कि अगर आप फरवरी 2020 की बात करें तो उसके बाद मार्च 2020 में मार्केट काफी गिरावट आई थी। तो आप एक पॉइंट पे अगर पूरा पैसा लगाते हो तो आपको जरूर तकलीफ दे सकता है इमीडिएटली। अगर आपकी 10 साल की अवधि है तो आपको कोई चिंता नहीं है। इसलिए आपको मैं कहना चाहूंगा और रिपीट कर रहा हूँ कि एसआईपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ मैं अभी क्वेश्चन आंसर्स के लिए रेडी हूँ। थैंक यू। कुछ पार्टनर्स की तरफ से सवाल आ भी चुके हैं, और बाकी जितने भी पार्टनर्स हैं, आपके भी कुछ ना कुछ सवाल जरूर होंगे इस ईएलएसएस टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो आप प्लीज अपने क्वेश्चंस हमें चैट के थ्रू भेजिए, हम एक एक करके आपके क्वेश्चंस पूछेंगे। सो एक पार्टनर पूछ रहे हैं कि क्या ईएलएसएस में एसआईपी की फैसिलिटी है। सो यस, ये चिंतन जी ने अभी आंसर किया है। ईएलएसएस में आप दोनों तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लमसम तरीके से भी, और आप एसआईपी के माध्यम से भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जिन भी निवेशकों ने अभी तक पैसा निवेश नहीं किया है, तो फरवरी के मंथ में वो एक लमसम इन्वेस्टमेंट करके अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। और दूसरी ओर जिन लोगों ने ऑलरेडी कर दिया, उन लोगों से अगले साल के लिए, अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए एसआईपी स्टार्ट करवा सकते हैं। अगला सवाल कि क्या ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं किसी इन्वेस्टर को? तो ईएलएसएस स्कीम्स एग्जैक्टली बाकी म्यूचुअल फंड्स के जैसे ही होती है। आपको कोई एंट्री लोड नहीं लगता। आप 3 साल तक पैसा रखते हो, 3 साल के बाद जब आप पैसा निकालना चाहते हो तभी भी कोई एग्जिट लोड नहीं लगता। 3 साल तक आप जरूर वो पैसा नहीं निकाल सकते। आपके जो यूनिट्स है वो लॉक हो जाते हैं 3 साल तक, तो 3 साल का लॉक इन रहता है। और जो हम फंड मैनेजमेंट चार्जेस या फिर जो टोटल एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं, वो हमारे रेगुलेटर के द्वारा रेगुलेटेड होते हैं। उनकी जो उच्चतम स्तर है वो ऑलरेडी डिसाइडेड होती है, और हर एएमसी जो उनका एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं, जो रेगुलर स्कीम में 2 से 2.5% के आसपास हो सकती है, वो आपको आपके इसमें जो वेबसाइट है या फिर जो फैक्ट शीट है उसमें दिख जाते हैं। वो जो एनुअल टोटल एक्सपेंस रेशियो होता है, उसके अलावा इन निवेशकों को कोई चार्ज नहीं देना। जी। और चिंतन जी, इसके टैक्सेशन के ऊपर भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल, जब मैं 3 साल के बाद इस फंड को बेचती हूँ और उसमें मेरा कुछ प्रॉफिट बनता है, तो उस पे मैं किस टाइप के टैक्स के लिए एप्लीकेबल हूँ और कितना टैक्स मुझे उस पे पे करना होगा, कितना प्रतिशत टैक्स? यस। शुक्रिया। तो भारत में जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट होता है, उस पे 2 तरीके के टैक्सेशन होते हैं। पहला जो है वो इक्विटी टैक्सेशन होता है, और दूसरा जो है वो इक्विटी के अलावा, अदर देन इक्विटी। तो इक्विटी टैक्सेशन उन प्रोडक्ट्स को एप्लीकेबल होता है जहां पर न्यूनतम 65% माफी चाहूंगा, न्यूनतम 65%, 65% भारत की जो डोमेस्टिक लिस्टेड कंपनियां हैं उनमें अगर निवेश होता है, तो उन प्रोडक्ट्स में आपको इक्विटी टैक्सेशन का, जैसे कि मैंने कहा ईएलएसएस स्कीम्स में न्यूनतम 80% भारतीय कंट्री के, भारत में जो कंपनीज है उनके निवेश होता है। तो इक्विटी टैक्सेशन का लाभ आपको ईएलएसएस स्कीम्स में मिल जाता है, टैक्स सेविंग स्कीम्स में मिल जाता है। तो अगर 3 साल के बाद आप जब भी रिडीम करते हो और आपको मुनाफा होता है, तो वो मुनाफे पे आपको कैपिटल गेन्स टैक्स इक्विटी टैक्सेशन के हिसाब से लगते हैं। आज की जो हमारी जो रूल्स और रेगुलेशंस है टैक्सेशन की, उस हिसाब से अगर आप 3 साल के बाद आपको प्रॉफिट होता है तो आपको 10% वो मुनाफे पे टैक्स देना पड़ता है। 10% का टैक्स है, कुछ और सरचार्ज या सेसेस भी लगते हैं। तो बेस रेट पे आपको 10% का टैक्स देना पड़ता है, कुछ सेस के साथ। जी, धन्यवाद। अगला सवाल है कि ग्रोथ ऑप्शन और डिविडेंड ऑप्शन में क्या फर्क है, और क्या आप ईएलएसएस में ग्रोथ और डिविडेंड में से क्या प्लान सजेस्ट करेंगे, क्या ऑप्शन सजेस्ट करेंगे? तो जो ग्रोथ ऑप्शन है और जो डिविडेंड प्लान पहले नाम हुआ करता था, अभी वो चेंज होकर आईसीडीडब्ल्यू या ऐसा कुछ नाम हो गया, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन
नाम हो गया है, उसको डिविडेंड नहीं कहा जाता अभी। तो अगर आप, मैं सिंप्लीफाइड तरीके से कहूँ तो ग्रोथ ऑप्शन में आपने जो पैसा लगाया है वो पैसा ग्रो होते रहता है, और उसमें से कुछ भी पैसा डिविडेंड जो पहले होता था और अभी जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ भी पैसा आपका रिडीम होके आपके हाथ में नहीं आता जब तक आप खुद रिडीम नहीं करते। और जो डिविडेंड ऑप्शन पहले हुआ करता था और अभी जिससे आईसीडब्ल्यू या कुछ, मेरे को टर्म याद नहीं आ रहा है, पर जो वो ऑप्शन है, उस ऑप्शन में जिन निवेशकों को कैश फ्लो चाहिए, जिन निवेशकों को कैश फ्लो चाहिए, वो कैश फ्लो रिक्वायरमेंट के लिए आप वो ऑप्शन चूज कर सकते हैं जहां से आपको हर 3 महीने या हर साल जो म्यूचुअल फंड कंपनी डिक्लेयर करती है, जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन डिक्लेयर करते हैं, वो आपको आपके इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट पे पैसा चले जाएगा, हर क्वार्टरली या हर एन्युअली। तो अगर आपको कैश फ्लो रिक्वायरमेंट है, अगर आपको पैसा आपने लगाया इक्विटी मार्केट्स में और आपको हर 3 महीने या हर साल आपको पैसा चाहिए, तो आप वो आईसीडब्ल्यू जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आप वो ऑप्शन में पैसा लगाए। अगर आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट, आप ये जरूर चीज याद रखिए, इक्विटी मार्केट्स में जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है, यानी कि 1 के 2, 2 से 4, अगर अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो कंपाउंडिंग रिटर्न मिलते हैं, जरूरी नहीं है वो एक लाइन में ही ऊपर नीचे होते रहता है, पर जो कंपाउंडिंग बेनिफिट आपको चाहिए, तो आप ग्रोथ ऑप्शन के लिए जाइए, वो सही रहेगा। आपके जो डेट इन्वेस्टमेंट्स है, यानी कि आपके जो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स है, वहां से अगर आप पैसा थोड़ा थोड़ा करके निकाल सको आपके डेली यूज के लिए या आपके इसके डे टू डे यूज के लिए, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आप इक्विटी मार्केट्स में जो पैसा लगाते हो वो ग्रोथ ओरिएंटेड पैसा रहता है, उतना पैसा आप अगर ग्रोथ ऑप्शन में लगाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और आपका सवाल कुछ एसआईपी पे भी था। इतना ही था इसमें कि हम लोग को इसमें से कौन से ऑप्शन को हम चुने, ग्रोथ ऑप्शन या डिविडेंड ऑप्शन। परफेक्ट। सो मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, सिंस निवेश डॉट कॉम टैक्स सेविंग में दो चीजों में डील करता है, एक तो ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स और साथ ही साथ एनपीएस में। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 1.5 लाख रुपए एटीसी के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है, तो उसे क्या 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा एनपीएस में इन्वेस्ट करके भी मिल सकता है? अगर आप इस पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाए। बिल्कुल। तो हमने ऐसा देखा है कि ये जो नया डिडक्शन आया है और ये नए डिडक्शन के हिसाब से, तो कोई भी रियायत आपको मिलती है तो आप उसका फायदा उठा सकते हो, और आपके पास चॉइस भी होता है कि आप अंडरलाइन कौन से फंड में आपको निवेश करना है। वहां पे भी इक्विटी में निवेश होता है, तो आप वो चूज कर सकते हैं एनपीएस के द्वारा। तो हमारा ऐसा मानना है कि आपको 1.5 लाख सेक्शन एटीसी और जो फिर एनपीएस के लिए 50,000 से निर्धारित है, अगर आपके ओवरऑल सेविंग में अगर आप उसको फिक्स कर सके, तो वो एनपीएस भी अच्छा एक जरिया है आपके सेविंग्स को बढ़ाने का, आपके इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने का, और उन इन्वेस्टमेंट से डिडक्शन का फायदा लेने के लिए। तो जरूर आप उसको दोनों को जोड़ सकते हैं, सेक्शन एटीसी का भी फायदा ले सकते हैं ईएलएसएस में डाल के, और एनपीएस से भी आप उसका एडवांटेज ले सकते हैं जो 50,000 रुपए है। शुक्रिया। धन्यवाद। तो सवालों में इतना ही। और चिंतन जी, धन्यवाद आज के लिए। आप हमारे सेशन में जुड़ पाए और हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को ईएलएसएस, जो कि आजकल बहुत ही हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसके बारे में आप जानकारी दे पाए। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी पार्टनर्स का भी धन्यवाद करना चाहूंगी आज के सेशन का हिस्सा बनने के लिए। आज का सेशन यही समाप्त होता है। इस सेशन की रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्द ही शेयर की जाएगी। सेशन में जुड़ने के लिए सभी पार्टनर्स और चिंतन जी का बहुत बहुत धन्यवाद।